हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक स्मार्ट। मेरा नाम नेहा शर्मा है और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, मतलब किस तरह के किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और आप अपने लिए सही या राइट म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो की एंड में मैं आपको बताऊंगी कि म्यूचुअल फंड में आपको क्या टैक्स पे करना पड़ता है, कब पे करना पड़ता है, क्या आपकी एक्सपेंसेस होती है म्यूचुअल फंड को खरीदने के लिए, और आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी करना चाहिए या फिर लमसम पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड के बारे में आपने सुना होगा कि ये पूल ऑफ फंड होता है। बहुत सारे आपने बुकिश डेफिनेशंस पढ़ी होंगी म्यूचुअल फंड के बारे में, पर अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये होता क्या है। आपके और मेरे जैसे कई सारे इन्वेस्टर्स जिनकी इंटरेस्ट होती है बड़े बड़े कंपनीज के या कोई भी कंपनी के स्टॉक्स खरीदने में, पर हम खुद थोड़ा सा डरते हैं क्योंकि हमारी रिसर्च इतनी परफेक्ट होती नहीं है और हमें लगता है कि अगर हमने अपना सारा का सारा पैसा ये स्टॉक्स में लगा दिया, कल को अगर वो स्टॉक का प्राइस कम हो गया तो हमारा सारा पैसा डूब जाएगा। तो म्यूचुअल फंड हमें क्या अपॉर्चुनिटी देता है कि आपके और मेरे जैसे कई सारे इन्वेस्टर्स अपना थोड़ा थोड़ा सा पैसा, यानी कि किसी ने 500 लगाया, किसी ने 1000 रुपये लगाया, किसी ने 10,000, किसी ने 1 लाख 2 लाख, ऐसे करके जितना भी जैसे इन्वेस्ट करना हो, म्यूचुअल फंड कंपनीज हमारे जैसे इन्वेस्टर से वो पैसा लेती है। एक उनका बड़ा सा कॉर्पस बन जाता है जिसको हम बोलते हैं असेट अंडर मैनेजमेंट। तो मान लीजिए आपके और मेरे जैसे ऐसे लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में जो अपना पैसा लगा रहे हैं अलग अलग अमाउंट का। वो सारा पैसा इकट्ठा करके म्यूचुअल फंड अलग अलग कंपनीज के शेयर खरीदने में लगाती है। यानी कि मान लीजिए अगर हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड के पास आ गया 1000 करोड़ रुपए जो हमारा ही है, वो 1000 करोड़ रुपए से म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती हैं, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स या फिर बॉन्ड्स परचेज करती है और उसको मिला के एक पोर्टफोलियो या एक फंड बनाती है। अब म्यूचुअल फंड कंपनी वो पैसा किसी बॉन्ड्स में लगा रही है या किसी इक्विटी मार्केट में लगा रही है या किसी स्टॉक्स में लगा रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो म्यूचुअल फंड किस टाइप का है। तो अगर म्यूचुअल फंड कंपनी ने वो सारा का सारा पैसा जो हमसे इकट्ठा किया है वो उसने अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, बॉन्ड्स बहुत सारे होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, किसी कंपनी के बॉन्ड्स होते हैं, वहां पे अगर आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है, इसका मतलब आपका जो म्यूचुअल फंड है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड नहीं, डेट म्यूचुअल फंड होगा। डेट म्यूचुअल फंड में जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं वो अराउंड 6 to 7% के आसपास होते हैं। वो सेफ होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं कंपेयर टू दी इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है, जिसके बारे में हमने बहुत सारा कुछ सुना हुआ होगा। हम सब ने मैक्सिमम अपनी एसआईपीज भी करी होगी इक्विटी म्यूचुअल फंड में। जब ये पैसा म्यूचुअल फंड कंपनीज अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स लेने में लगाती है, उससे मिलके जो इक्विटी का या स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बनता है, उसी को हम बोलते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो ये हो गया डिफरेंस डेट और इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। अब हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स किस टाइप के होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, और क्लासिफिकेशन जानने के बाद आप अपने लिए सही म्यूचुअल फंड किस तरह से चूज कर सकते हैं। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या राइट इन्वेस्टमेंट है। मैंने अपनी पिछले वीडियोस में भी बताया था कि बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ सजेस्ट करते हैं कि आप ये म्यूचुअल फंड ले लो, आप ये म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो, पर कई बार वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। वहाँ पे हो सकता है आप अपना पैसा भी गंवा सकते हैं। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, इसका क्लासिफिकेशन जानने के बाद में। तो पहला क्लासिफिकेशन होता है म्यूचुअल फंड का जो बेस्ड होता है सेक्टर या थीम के ऊपर। अब सेक्टर या थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? सेक्टर से आपको समझ में आ रहा होगा, इन म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग सेक्टर में अलग अलग स्पेसिफिक कंपनीज के स्टॉक्स लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेक्टर है आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर वाले म्यूचुअल फंड में सिर्फ आईटी से रिलेटेड ही कंपनीज के स्टॉक्स होंगे, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, राइट। उसी तरह से अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि फार्मा सेक्टर हो गया,
आपका एफएमसीजी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया। तो अलग अलग सेक्टर के हिसाब से, अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से स्टॉक्स जो होंगे उसी इंडस्ट्री के स्पेसिफिक होंगे। अब मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है, आपने कहीं पढ़ा कि नहीं अभी बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, या आपको ऐसा लग रहा है कि आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आगे तरक्की करने वाली है, तो आप क्या करेंगे, अपने लिए एक आईटी सेक्टर में या फिर एफएमसीजी सेक्टर में या बैंकिंग सेक्टर में जो भी आपको लगता है कि आगे आगे आने वाले टाइम में ये बुलिश होगा, वहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरी तरफ होता है थीमेटिक म्यूचुअल फंड। थीमेटिक म्यूचुअल फंड क्या होता है, जो एक स्पेसिफिक थीम को लेकर ही चलता है। यहाँ पे कई सारे सेक्टर्स हो सकते हैं, कई सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे बैंक से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड स्टॉक्स एक ही फंड में हो सकते हैं, पर उसका थीम कॉमन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एमएनसी थीम म्यूचुअल फंड। एमएनसी थीम म्यूचुअल फंड में क्या होगा, ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स होंगे जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। तो ये था सेक्टर और थीमेटिक म्यूचुअल फंड के बारे में। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर, जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस्ड पे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कोई भी कंपनी जो सेंसेक्स या निफ्टी पे लिस्टेड होती है उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं और एक शेयर का प्राइस कितना है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आता है। फॉर एग्जाम्पल एक कोई पर्टिकुलर कंपनी है, उसके 100 शेयर्स हैं, 100 आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, और हर एक शेयर का प्राइस अगर 1 रुपये है तो उसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होगा, 100 रुपीज़ का। तो इसी तरह से बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 हमारे पास में म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप से आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे स्टॉक्स या ऐसे कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है, वो हम किस कैटेगरी में रखते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स में या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में कौन से कंपनीज के स्टॉक्स होंगे जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन $10 बिलियन से भी ज़्यादा होता है, ऐसे स्टॉक्स। फिर हम बात करते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें सारे के सारे मिड कैप स्टॉक्स होंगे, यानी कि मीडियम साइज्ड कंपनी के यहाँ पे स्टॉक्स होते हैं। तो मिड कैप कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है 2 से लेके $10 बिलियन का। उसके बाद हम आ जाते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पे या स्मॉल कैप स्टॉक्स पे। उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है $300 मिलियन से $2 बिलियन तक का। अब आप सोचेंगे कि सेफ्टी के हिसाब से हमें कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जहाँ पे आपको सेफ्टी ज़्यादा चाहिए वहाँ पे आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हैं। उसके बाद आता है मिड कैप म्यूचुअल फंड। मिड कैप मतलब कि जहाँ पे कंपनी थोड़ा सा और मीडियम साइज होती है, वहाँ पे रिस्क आपका थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद आता है लास्ट में स्मॉल कैप, यानी कि छोटे छोटे कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जो मार्केट की वोलेटिलिटी के हिसाब से, यानी कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा अपसाइड डाउन होता है तो वहाँ पे उनका प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स आपको या तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे देंगे या फिर आपके रिटर्न्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। लास्ट इसमें आता है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। मल्टी का मतलब होता है जिस म्यूचुअल फंड में लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही तरह के स्टॉक्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर के ऊपर बात कर लेते हैं, रिस्क। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि आप अपने लिए किस तरह से एक राइट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है उसके हिसाब से ही आपको एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए। तो इसी के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं म्यूचुअल फंड को। फर्स्ट आता है ब्लू चिप म्यूचुअल फंड। सो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड क्या होता है, यहाँ पे वो सारे कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और बड़े कंपनीज होते हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज होता है, टीसीएस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया। ये सारे कंपनीज बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इनका प्राइस भी अच्छा खासा हाई होता है। पर जब मार्केट की वोलेटिलिटी आती है, यानी कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है, तो इनके प्राइस में कुछ खास फर्क आता नहीं है। दैट इज़ वाई अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं अपने म्यूचुअल फंड से, तो आप ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद एक और कैटेगरी आती है जो होती है वैल्यू स्टॉक्स की। अब वैल्यू स्टॉक्स की म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? ऐसे सारे स्टॉक्स जिनका प्राइस अभी उनके डिजायर्ड प्राइस से कम है। फंड मैनेजर्स ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं जहां उन्हें लगता है कि अभी तो इनका वैल्यू बहुत कम है, बट आगे आने वाले टाइम में इनका जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है। पर वहां पे थोड़ा सा रिस्क होता ही है, क्योंकि अगर मान लीजिए फंड मैनेजर का ये अंदाज़ा गलत निकला तो वो छोटे छोटे जो स्टॉक्स होते हैं उनका प्राइस मार्केट के हिसाब से और नीचे जा सकता है। तो ये था वैल्यू स्टॉक्स। उसके बाद डेफिनेटली आप मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो यानी कि आपका रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे। फिर आते हैं हमारे इंडेक्स फंड्स। तो इंडेक्स फंड क्या होते हैं? जो सेंसेक्स और निफ्टी को बिल्कुल मिरर इमेज करते हैं। मतलब सेंसेक्स और निफ्टी में जो भी स्टॉक्स या शेयर्स हैं उसी के एग्जैक्ट सेम प्रपोर्शन में स्टॉक्स खरीदते हैं फंड मैनेजर्स, और एक उसका पोर्टफोलियो बनाते हैं, फंड बनाते हैं। तो यहाँ पे रिस्क या तो ना के बराबर होता है या फिर होता ही नहीं है। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और कैटेगरी होती है जो होती है बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड की। बैलेंस्ड का नाम सुनते से ही आपको समझ में आ रहा होगा, दो चीज़ों का बैलेंस। तो यहाँ पे कौन से दो एलिमेंट्स होते हैं? एक होता है इक्विटी का और एक होता है डेट का। यानी कि बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड में इक्विटी या स्टॉक्स भी होते हैं और दूसरा वहाँ पे बॉन्ड्स भी होते हैं। क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड्स होते हैं तो इनका जो रिस्क है वो और कम हो जाता है। तो इस तरह से रिस्क के बेसिस पे आप अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आपको लगभग इन्वेस्टमेंट होराइजन अपना कितना रखना चाहिए। तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उसे 3 से 5 साल तक होल्ड करके रखिए। एवरेज रिटर्न जो हम देखते हैं म्यूचुअल फंड में, एनुअल रिटर्न जो मिलता है वो होता है 10 to 12%। किसी किसी म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा भी रिटर्न मिलता है, बट ये कम्प्लीटली किसके ऊपर बेसिस होता है कि आपने कब म्यूचुअल फंड बाय किया और किस टाइम पे आपने एग्जिट किया। उसके बाद आ जाते हैं हम चार्जेस पे। तो कभी भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम सबसे पहले कंसर्न होते हैं कि हमें कोई चार्जेस तो नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे एक चार्ज आपको देना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। पर एक्सपेंस रेशियो के ऊपर सेबी ने एक कैप लगा दिया है, यानी कि साल का 2.5% से ज़्यादा कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी एक म्यूचुअल फंड पे चार्ज नहीं कर सकती। तो अगर आप एक म्यूचुअल फंड परचेज कर रहे हैं तो आपको अप टू 2.5% का एनुअल चार्ज उस पर लगता है, जो आपका एक्सपेंस रेशियो होता है। उसके अलावा एक और चीज़ होती है जो होता है एग्जिट लोड। यानी कि म्यूचुअल फंड में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जब तक आपको इन्वेस्टेड रहना होता है। मतलब 1 साल के पहले अगर आप पैसा अपना निकालते हैं किसी भी इमरजेंसी के कारण, तो आपको एक एग्जिट लोड पे करना पड़ता है, जो म्यूचुअल फंड या फंड के हिसाब से वेरी करता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके फंड का एग्जिट लोड है 1% इन 1 ईयर, इसका मतलब 1 साल से पहले अगर आपने अपना म्यूचुअल फंड विड्रॉ किया तो आपको जितने प्राइस पे आप उस म्यूचुअल फंड में से एग्जिट कर रहे हैं, करंट प्राइस से आपको 1% माइनस होके आपका प्राइस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने अपना म्यूचुअल फंड सेल किया तो आपका नेट असेट वैल्यू यानी कि NAV उस टाइम अगर 10 रुपये का था तो आपको 1% 10 रुपये के ऊपर चार्ज लगेगा, और आपका 0.1% उसमें से डिडक्ट होके आपका जो बचा हुआ 9.9 के प्राइस से आपको वो म्यूचुअल फंड सेल करने देगा। तो ये था हमारे चार्जेस और एग्जिट लोड के बारे में डिस्कशन। इसके बारे में हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट टैक्सेशन के बारे में जान लेते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर टैक्स कितना देना पड़ता है। तो इसमें दो तरीके के टैक्स होते हैं। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा होता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। 1 साल के पहले अगर आप अपना म्यूचुअल फंड विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, यानी कि आपको 15% का टैक्स पे करना पड़ता है।
अगर आप अपने म्यूचुअल फंड को 1 साल तक होल्ड करके रख लेते हैं और उसके बाद आप उसमें से रिडम्पशन या अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको टैक्सेशन लगता है 10% का। पर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है कि अगर आपने 1 साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का कैपिटल गेन या रिटर्न कमाया है अपने म्यूचुअल फंड से, तभी आपको ये टैक्सेशन लगता है। अदरवाइज आपको इस पे 1 लाख रुपए के कम रिटर्न पे टैक्सेशन नहीं लगेगा। फिर बात करते हैं हम एसआईपी करना चाहिए या फिर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे देती हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो आप लमसम पैसा यानी कि इकट्ठा पैसा ना पार्क करिए म्यूचुअल फंड में। बेटर है कि आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी स्टार्ट करिए। अब एसआईपी स्टार्ट करने के फ़ायदे क्या होते हैं? एसआईपी आपकी मंथली बेसिस पे चलती जाती है और इससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का। मतलब कि मान लीजिए आज के दिन में मैंने म्यूचुअल फंड खरीदा, आज मैंने अपना 1000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करी। नेक्स्ट मंथ अगर मार्केट मेरी एसआईपी डेट के आसपास मार्केट क्रैश हो गया या मार्केट डाउन पे आ गया तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? अब मुझे कम प्राइस पे ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिट्स मिल जाएंगी, तो मेरे पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ गई। तो इसी तरह से क्या होता है, प्राइस का हर महीने एवरेजिंग होता जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लमसम पैसा डालते हैं एक बार में, यानी कि आज आपने अपना 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया और वो इन्वेस्टेड है वन टाइम इन्वेस्टमेंट में, अब आपको नुकसान क्या होगा? 5 साल बाद मान लीजिए आपने सोचा कि अभी मैं इस पैसे को विड्रॉ करता हूँ, तब आपको जो प्राइस पे वहाँ पे एनएवी लिखी होगी उस प्राइस पे आपका एग्जिट होगा, वहाँ पे आपको एवरेजिंग की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो दिस इज पॉइंट टू पॉइंट। और एसआईपी में क्या होता है, हर महीने आपका जो प्राइस होता है वो एवरेज हो जाता है, तो इससे रिस्क आपका और थोड़ा कम हो जाता है। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू म्यूचुअल फंड के बारे में और आप किस तरह से अपने लिए एक राइट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, पर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने कुछ म्यूचुअल फंड सिलेक्टेड लेकर आऊँगी जहाँ पे मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं इस साल। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी आज की पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को या मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बिना देरी करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।